अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, कल हमारा आर्टिकल जो था डिस्कशन का, वो था वो लेंसेज लॉ था। हमने कल लेंसेज लॉ पढ़ा है। हमने लेंसेज लॉ पढ़ा था कल, या क्या पढ़ा था? बताइएगा जरा। हाँ ठीक है, कल छुट्टी थी। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन लास्ट टाइम भी कर चुके हैं। कहाँ पर की थी? जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तब हमने ये डिस्कशन की थी। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने क्या बोला था? हम लोगों ने बोला था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं ना, किसी बॉडी में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हैं, उससे होता ये है कि उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर। हम्म। तो हमारा जो मामलात थे वो यहाँ तक पहुंचे थे कि हम लोगों ने ये बोला था कि आपके पास जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी जगह पर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप चेंज करते हैं, वहां पर फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, और फिर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्दर आगे से इंड्यूस करंट को पैदा करता है। ये डिस्कशन थी हमारी। उसमें हमने बोला था कि अगर हम एक कॉइल के अंदर से गुजरने वाला करंट चेंज करें और उससे मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो वो दूसरी कॉइल में भेजें। लेंज़es लॉ तो हमने पढ़ लिया है। आर्टिकल हमारा है म्यूचुअल इंडक्शन। चलें जी। अच्छा जी, बात को ना जरा समझिएगा। मामला कुछ इस तरह से थे, हम इस तरह से चीजों को लेकर चल रहे थे कि अगर हमारे पास लेट से कि ये एक कॉइल है तार की, तो हम लोगों ने बोला था कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेट पड़ा हो, फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, वन विल बी द नॉर्थ पोल, अदर विल बी द साउथ पोल। तो इसके अंदर से जो गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें ना, तो यहाँ पर इस तार के अंदर पैदा होगा करंट। यानी हमने ये बोला था कि इफ वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, वहां पर ईएमएफ पैदा होता है और उससे फिर इंड्यूस करंट पैदा होता है। और इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा था, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये वो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला था। बहरहाल अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन करने लगे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है? हम एक कॉइल के अंदर करंट को कम ज्यादा करेंगे, और जैसे जैसे ही उस कॉइल के अंदर करंट जो है वो कम ज्यादा होगा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा होगी। और जैसे जैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होगी, तो एक पास पड़ी कॉइल के अंदर से जब वो मैग्नेटिक फील्ड हम गुजारेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गुजारेंगे, तो वो जो पास पड़ी हुई कॉइल है उसके अंदर भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल के साथ सबसे पहले हम एक वेरिएबल रेजिस्टर जोड़ते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर का नाम हमने रियोस्टैट रखा हुआ था। देन यहाँ पर आप एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। और रेजिस्टर जो है वो आपका वेरिएबल रेजिस्टर है, यानी रियोस्टैट है। चलिए, अब आप एक और कॉइल यहाँ पर इमेजिन करें। ये आपके पास एक और कॉइल है, दूसरी कॉइल है। इस कॉइल के अंदर करंट डिटेक्ट करने के लिए आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है।
तो अब अगर इस कॉइल के अंदर करंट पैदा होगा तो ये गैल्वेनोमीटर आपको बता देगा कि यहाँ करंट पैदा हुआ है। ये जो आपका रियोस्टेट है, आप इसको इसकी रेजिस्टेंस को बिल्कुल लो कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू होगा। और जैसे जैसे यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में से भी गुजरेगी जिसके अंदर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये दूसरी कॉइल में से गुजरने लग जाएगी। जैसे जैसे करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होगी वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस ईएमएफ पैदा करती है और वो आगे से इंड्यूस करंट पैदा करता है। ये बात तो हम प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो पहली वाली कॉइल है, इस कॉइल को बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है। और ये जो दूसरी वाली कॉइल है, इस कॉइल को बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। तो आप देखें कि आप प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करके प्राइमरी कॉइल में जो है वो करंट पैदा करते हैं, ईएमएफ पैदा करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन में होता क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन में होता ये है कि अ चेंजिंग करंट इन वन कोयल, अगर एक कोयल की बात की जाए और उस कोयल को हम बोलेंगे प्राइमरी। अगर प्राइमरी कॉइल को देखा जाए तो प्राइमरी कॉइल में अगर आप करंट को चेंज करें तो वो आगे से फर्दर इंड्यूस करता है, इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन दी अदर कॉइल। ये दूसरी कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस करता है? ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो अगर आप एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं प्राइमरी कॉइल में तो उससे एक ईएमएफ पैदा होगा दूसरी कॉइल में, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा और इस प्रोसेस का नाम होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में आप करते क्या है? लेट मी रिपीट इट अगेन। आप एक प्राइमरी कॉइल लेते हैं, प्राइमरी कॉइल जो है उसके अंदर आप करंट को चेंज करते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। इधर से ओवरऑल गुजरने वाला जो मैग्नेट फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, वो होता है चेंज। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होता है फिर सारी बात है कि आपके पास, अच्छा अब ना यहाँ पर याद याद रखना आपने, ये जो आपकी प्राइमरी कॉइल है ना, इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स को बोलेंगे फाई पी। और ये जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स को बोलेंगे फाई एस, प्राइमरी और सेकेंडरी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से जो करंट गुजरा है उसको बोलेंगे आई पी, प्राइमरी करंट। और अगर यहाँ कोई करंट पैदा होगा तो उसको बोलेंगे आई एस, सेकेंडरी करंट। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या करना है जी, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ टर्न है उसको बोलेंगे एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और ये सेकेंडरी में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनको आप बोलेंगे एन एस, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब आपने ये याद रखना। अब बेटे बात को समझे, एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पर जितना ज्यादा करंट आपका प्राइमरी कॉइल में होगा ना, आपका सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। तो जो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है वो प्राइमरी कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये प्राइमरी कॉइल में आप जितना ज्यादा करंट देंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी और उतना ज्यादा सेकेंडरी में से फिर फ्लक्स गुजरेगा। तो आपका जो करंट है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आपके पास फोर एन एस नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर आपकी सेकेंडरी कॉइल में एन एस नंबर ऑफ टर्न्स हो, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एस मतलब सेकेंडरी, तो ये इक्वेशन बनेगी एन एस फाई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। यानी अब उस कॉइल के जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें से गुजरने वाला ये फ्लक्स फाई एस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपको पता है जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो देयर कम्स अ कांस्टेंट, तो एन एस फाई एस बराबर का साइन, और यहाँ आपके पास आएगा कांस्टेंट जो कि एम है, और बाकी आप लिख देंगे करंट थ्रू प्राइम। अब ये एम क्या है जी? ये क्या चीज है? एक्चुअली ये जो एम है इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बारे में बाकी बातें हम आगे करेंगे। फिलहाल आपने याद रखना है इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है जी। ये एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम क्या है जी? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी आपने यही याद रखना।
अच्छा जी, अब जरा बात को समझिएगा। हम लोगों ने क्या बोला था, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला -n डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस इनटू एन एस, डेल्टा बार लिख देना, एन एस फाई एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये जो फाई के साथ डेल्टा लगा हुआ था इसको मैं बाहर ले आया यहाँ पे। और सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है तो एन एस फाई एस लिख दिया। अब जरा ये येलो वाले फार्मूले को देखें, एन एस फाई एस किसके बराबर है, म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट थ्रू प्राइमरी। तो आपके पास बनेगा माइनस डेल्टा म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट थ्रू प्राइमरी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये आपकी कोई बनेगी, आप यहाँ पर एन एस फाई एस की वैल्यू को पुट कर दें इस जगह पे। ठीक है जी। अब आप ये डेल्टा को अंदर ले आए करंट के साथ, तो आपके पास आएगा माइनस एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, करंट आएगा डेल्टा आई पी, और नीचे आपके पास आ जाएगा डेल्टा पी। ये आपके पास आ गया। लो बच्चों, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो सेकेंडरी कॉइल में पैदा होगा आपके पास। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, ये जो सेकेंडरी कॉइल में आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा ना, ये उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है जो कि यहाँ पर किसमें पैदा होने वाला है, सेकेंडरी कॉइल में पैदा होने वाला है। तो सेकेंडरी कॉइल में जो आपका ईएमएफ पैदा होगा उसका फार्मूला है -m डेल्टा आई बाय डेल्टा डेल्टा आई पी बाय डेल्टा टी। आप यहां से अगर नेगेटिव साइन को देखें तो ये नेगेटिव साइन बिल्कुल लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग है। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर इज इन अकॉर्डेंस विद लेंजेस लॉ, जो कि ये कहता है कि जो कॉज है उसको ही अपोज किया जाएगा। यानी ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा ना, ये अपने पैदा करने वाले को अपोज करेगा। पैदा इसको किसने किया, इसको किया प्राइमरी कॉइल ने पैदा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी कॉइल में इस जगह पर साउथ है, इस जगह पर नॉर्थ है, तो ये इसको अपोज करने के लिए यहाँ भी साउथ बना लेगा, तो साउथ साउथ को रिपेल कर रहा होगा ना, ये इसको अपोज करेगा। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि ये बिल्कुल लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग है, ये इसको अपोज करेगा। यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है, सर मुझे दोबारा बता दें डेरिवेशन। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ। देखें बेटा जरा, जितना फ्लक्स गुजरेगा सेकेंडरी कॉइल में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट फ्रॉम प्राइमरी। वो किस तरह से, देखें जी, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। आप जितना करंट प्राइमरी कॉइल में देंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जितनी ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड ये दूसरी कॉइल में से चेंज होगी। यानी यहां से गुजरने वाला जो फ्लक्स है सेकेंडरी में से, वो इस मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है, करंट पर। तो जितना ये वाला करंट ज्यादा होगा उतना आपका सेकेंडरी में से फ्लक्स ज्यादा होगा। तो द फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू प्राइमरी। अगर आपके पास सेकेंडरी कॉइल में एन एस नंबर ऑफ टर्न्स हो, एन एस का मतलब क्या है जी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो एन एस नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फिर आप क्या लिखेंगे, एन एस फाई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू प्राइमरी। तो ये समझ आ गई यहां तक। अब जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है एंड देयर इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहां पर आएगा एम, साथ आएगा आई पी। ये एम क्या है जी, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है जी, क्या नाम होता है इसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम होता है इसका। नाउ अब हम आते हैं अपने इंड्यूस्ड ईएमएफ की तरफ। हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होता है माइनस डेल इंटू, सॉरी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फार्मूला निकाला है हमने, -n डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। मैं इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस, सॉरी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा मैंने लिख दिया बाहर, अंदर मैं लिखता हूं n फाई बाय डेल्टा टी। अब यहां पर क्योंकि मैंने n फाई लिख दिया, तो अगर मैं सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ
तो यहाँ एन के साथ भी एस आएगा, फाई के साथ भी एस आएगा। और हमने देखा है कि जो एन एस फाई एस है वो एम आई पी के बराबर होता है। तो आप ये एन एस फाई एस की जगह लिख देंगे एम आई पी। तो आपका एप्सिलॉन का फार्मूला बनेगा माइनस डेल्टा एन एस फाई एस की जगह आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट थ्रू प्राइमरी डिवाइड बाय डेल्टा टी। फर्दर अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस एम, डेल्टा चला जाएगा करंट के साथ और डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा टी। सो दिस इज योर ईएमएफ, ये वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो सेकेंडरी कॉइल में पैदा होगा। जी मरवा बच्चे, समझ में आई है डेरिवेशन के नहीं आई? ये क्या है, ये वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि सेकेंडरी कॉइल में पैदा होगा। अच्छा चलिए, अब जरा बात को हम वापस लेकर आते हैं वहीं पर ही। चलें जी, वहीं पर वापस आते हैं अब हम। अब यहां से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यहाँ से फार्मूला बनेगा जी माइनस एप्सिलॉन डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा आई पी। वो किस तरह से बनेगा जरा देखें। ये डेल्टा टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर आ गया डेल्टा टी, नीचे आ गया डेल्टा आई पी। बेटे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाय डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्या किया जी, ये जो डेल्टा टी है ना, इसको डेल्टा आई पी से डिवाइड करवा दिया। आपको पता है जब भी कोई चीज डिवाइड में डिवाइड हो रही हो तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये सेम ही कंडीशन बन जाएगी यहाँ पर। जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है ऊपर जाकर वो डिवाइड हो जाती है, तो नीचे डिवाइड में डिवाइड हो रही हो तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बेटा आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन यहाँ पर बनेगी। आप देखें ये रेशियो है, ठीक है। अब रेशियो किस चीज की है, नंबर वन इसमें आता है आपका ईएमएफ और नंबर टू आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है ना, करंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहां से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। ये याद रखना है, ईएमएफ किसकी बात हो रही है, सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है। टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो ये जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये आपके पास रेशियो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुआ है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, के प्राइमरी कॉइल में कितना करंट चेंज हुआ है। तो यहां से आपके पास ये म्यूचुअल इंडक्टेंस बनती है। अब जरा ध्यान से समझना आपने, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला है माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाय डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहां से आप इसका निकालेंगे यूनिट। बड़ा आसान तरीका है जी, माइनस को इग्नोर करें, वोल्ट आता है ईएमएफ का यूनिट। तो जो ईएमएफ का यूनिट होता है दैट इज वोल्ट। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो आ जाएगा एम्पेयर बाय सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में डिवाइड हो रहा है। तो आपके पास इसका फार्मूला बनेगा जी वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट है इसका नाम होता है हेनरी। यानी वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर को हमने किस क्या क्या नाम दिया हुआ है, हमने इसको नाम दिया हुआ है हेनरी। ये इसके यूनिट का नाम है, हेनरी इसके यूनिट का नाम है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इसको नाम दिया हुआ है हेनरी का। अब ये जो हेनरी है या ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसकी डिपेंडेंस भी आप लोगों ने एमसीक्यू और शॉर्ट में याद रखनी है कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हमें इसके फार्मूले से पता चल जाते हैं। नंबर वन, ये ईएमएफ पे डिपेंड करता है, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा क्योंकि ईएमएफ उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स, आपकी सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं।
देन ये डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सोलिनॉइड का वो क्या है। देन ये डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल पर, यानी कॉइल एक दूसरे के कितने एंगल पर पड़ी हुई है। और देन ये डिपेंड करेगा जी नेचर ऑफ मटेरियल पर, आपका जो मटेरियल है उसकी नेचर क्या है, मतलब गोल्ड का अलग होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, और सिल्वर की अलग होगी और कॉपर की अलग होगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड किन फैक्टर्स पे करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करती है, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल पे करती है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे करती है। क्लियर होती है बात बच्चे? चलिए जी, ये आपका आर्टिकल था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। पेपर में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की हैसियत रखता है, और आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आए रीड करते हुए या याद करते हुए फिर से पूछ लीजिएगा। ऐसे ऐसे नहीं लिए चले, स्क्रीनशॉट ले लें। लें जी स्क्रीनशॉट। 1 2 3 ओके। अब इसका भी ले लें। 1 2 3 ओके। और इसका भी ले लें। 1 2 3 ओके। चलिए जी, ये आपका आज का लेक्चर था। कोई मसला मसाइल हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।